पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आप देखेंगे, अगर समुद्री संसाधनों की बात करूं तो आप पहले सिलेबस देखेंगे, सीधे सीधे यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में देखिएगा डायरेक्ट है, क्या लिखा है, भारत के समुद्री संसाधन और उनकी क्षमता। देखो यहाँ पर सिलेबस में है, भारत के समुद्री संसाधन और उनकी क्षमता। ठीक है, ये चीज है सिलेबस में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो आपको आंसर में ना दोस्तों, जो यहाँ पर है, जो भी मान लो आपको आंसर लिखना है, दो तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहले तो फैक्ट होना चाहिए, अच्छे फैक्ट, टू द पॉइंट फैक्ट, कि भारत के पास ओशियन एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा की इतनी मेगावाट क्षमता है, टू द पॉइंट हो तो बहुत अच्छा है। डायग्राम्स हो, मैप इंडिया का बनाओ, प्रॉपर दिखाओ कहां पे कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं, बॉम्बे हाई रीजन, केजी बेसिन रीजन, ये वो फलान डेगान, तुरंत बताओ। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मैप में दिखाओ, इंडियन ओशियन रीजन में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स दिखाओ सीधे। एसडीजी 14 याद रखिएगा, पहले तो समुद्री संसाधन। पहले मैं एक बार डॉट्स क्रिएट कर रहा हूं, मैं बेसिकली अभी क्या कर रहा हूं आपसे, अभी मैं आपको छोटे छोटे डॉट्स बता रहा हूं कि आपके आंसर में ये चीजें दिखनी चाहिए, ये चीजें दिखनी चाहिए। लास्ट में क्या करूंगा, एक क्वेश्चन दिखा के चीजों को कनेक्ट कर दूंगा, तो डॉट्स कनेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन से। ठीक है, तो अभी बस इतना समझिए। मैं चूंकि रिवीजन बैच में हम लोग ये मान के चलते हैं कि रिवीजन बैच में आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है कि भारत के पास समुद्री संसाधन कितने हैं, समुद्री संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको पता है कि ये दो प्रकार के होते हैं मेनली, जैव एवं अजैव संसाधन, है ना। जैव संसाधन में आपका बेंथस, नेक्टस और जो है प्लैंकटन, ये होते हैं। अजैव संसाधन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, फिर खनिज संसाधन में दिस वहां पे डेट डेट डेट। मुझे पता है आप लोग को सब ये चीजें आती हैं, मैं बेसिक मान के चल रहा हूं कि आप लोग में पढ़ी होगी। मैं जो फोकस ये कर रहा हूं कि कंटेंट इनरिचमेंट। ठीक है, हम लोग का फोकस क्या है यहाँ पर, हमारा फोकस है भैया कंटेंट ऐसा लिखो कि एग्जामिनर के एकदम दिमाग में हार्ट अटैक आ जाए, किडनी में नहीं। ठीक है, तो एग्जामिनर के दिमाग में हार्ट अटैक कैसे आएगा, एग्जामिनर के दिमाग में हार्ट अटैक आएगा जब आप ये याद रखोगे कि एसडीजी 14 क्या है, जल के नीचे जीवन। एसडीजी 14 है समुद्री पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, भारत सरकार के कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे डीप ओशियन मिशन चल रहा है, ये आपके आंसर में दिखे। भारत सरकार पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के निष्कर्षण के लिए प्रयास कर रही है, भारत सरकार समुद्रयान मिशन चला रही है। ये चीजें जब आपके पास होती है ना, जब ये चीजें आपके आंसर में दिखती हैं एग्जामिनर को, तो वो अच्छी लगती है। यहां पर घटना चक्र इस चीज में मात खा जाता है। ठीक है, इस चीज में मात खा जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें आप बताइए, बहुत डिटेल में समुद्री संसाधन डिस्कशन किया है। ठीक है, प्रॉपर है, बहुत अच्छा सा। लेकिन हम लोग इसको अभी किनारे रखते हैं, एक बार अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन जब यहाँ पे करेंगे ना, तो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो। क्वेश्चन पहले दो तो क्वेश्चन देख लो। ठीक है, हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो पहला तो ये क्वेश्चन है आपका, पीसीएस 2020 में ही आया है ना। हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए, तो पहला तो क्वेश्चन ये लिखना, तो संसाधनों के शोषण में है। ठीक है, फिर समुद्री संसाधन से क्या तात्पर्य है, आरेख चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो दूसरा क्वेश्चन ये। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मरीन रिसोर्सेस। ठीक है, एक्सप्लेन बाई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंपल, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये दो बेसिक रीजन है, और एक तीसरा है हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री संसाधनों पर टिप्पणी करें। तो तीन क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सामने तीन क्वेश्चन होंगे। अब यहां पर मैंने एक दोस्तों जो रिसर्च वर्क देखा, ये देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब यहां पर क्या कर सकते हो आप, है ना। यहाँ पर ये बेसिकली हमारे पास जो नीति आयोग की रिपोर्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है ओशियन बेस्ड ब्लू इकोनॉमी, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है। ठीक है, तो है ना, मैंने इस बात को पहले ही कहा था कि देखो ध्रुव बैच का फायदा यही है। ठीक है, ध्रुव बैच में आंसर राइटिंग जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो 500 के माध्यम से कर रहे हैं, 500 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम लोग इन चीजों को भी देख रहे हैं। आप लोग खुद से पढ़ते होगे तो ये चीजें समानता दिमाग से निकल जाती है। ठीक है, समानता दिमाग से छूट जाती है कि कौन सी रिपोर्ट है, सेकंड एआरसी कहाँ पे कोट करना है, ये वाला रिपोर्ट कहाँ पे कोट करना है, आंसर में हम ये वाले पॉइंट कहाँ से लिखेंगे, फैक्ट कहाँ से लाएंगे। तो ये आप देखो, एक जो मेजर सोर्स हमारा समुद्री संसाधन डिस्कशन करने का, एक तो है नीति आयोग का जो रिसर्च पेपर है, ओशियन बेस्ड ब्लू इकोनॉमी एन इनसाइट इनटू सागर एज द लास्ट ग्रोथ फ्रंटियर। सागर मतलब मोदी जी क्या गए थे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, है ना, आईआर में आप लोग पढ़ते होंगे। तो पहला हमारा जो पढ़ने का जो सोर्स है वो ये है। ठीक है, ये है जो नीति आयोग का रिसर्च पेपर है। दूसरा जो हमारा ये है वो है द हिंदू की न्यूज। ठीक है, तो द हिंदू की न्यूज क्या है,
एक्सप्लेन व्हाट इज इंडिया डीप ओशन मिशन। तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ना सीधे सीधे समुद्री भारत के समुद्री संसाधनों पर टिप्पणी करें, आंख बंद करके लिखाओगे, रटे हो गई, सीधे सीधे रटे हो गए कि भैया जैव अजैव है ना। अभी मैं हालांकि उस पर मैं आपका इनरिचमेंट कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, तब आपको लगेगा ना भाई गौरव सर से पढ़ने में कुछ फायदा है। नहीं तो अगर घटना चक्र में पढ़ के लिख के आना है तो घटना चक्र आराम से मिल जा रही है मार्केट में, क्या दिक्कत है ना। बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, पढ़िए भी, मैं मना भी नहीं करता हूँ, और खरीदनी भी चाहिए, अच्छी किताब है, बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पर दो हमारे पास मेजर न्यूज है। एक है एक्सप्लेन व्हाट इज इंडियाज डीप ओशियन मिशन। तो यहाँ पे हम समझेंगे, बेसिकली ये समझिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही चीजों को एक एक करके छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करते हैं। यहां पर एक जो फैक्ट आपको दिमाग में याद रखना है, ये जो फैक्ट है ये आपको याद करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो मन करे वो ले लीजिए। और भैया देखो, जो वीडियो देखते हो आप लोग कहते हो सर बहुत दिक्कत होती है सर हमें नोट्स बनाने में, अंडरलाइन नोट दे दीजिए। मैं जानबूझ के नहीं देता हूं यार, आपको ये छोटी छोटी चीजों में दिक्कत होती है ना। आपको नोट्स भी अंडरलाइन चाहिए, आपको कुछ काम नहीं करना, आपको खाली वीडियो देखना है ना। थोड़ा मेहनत करना सीखिए, अपने हाथ से लिखिए नोट्स। जो मैं यहाँ पे, इवन आपको पता है, आपको घटना चक्र भी खोल के नहीं देखनी चाहिए कायदे से आपको नहीं देखनी चाहिए। क्यों? क्लास में एक एक चीज डिस्कशन की जा रही है, टू द पॉइंट डिस्कशन किया जा रहा है पूरा, कि भैया देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है, इस क्वेश्चन में ये आंसर होना चाहिए, है ना। फिर भी आपको नोट्स चाहिए, मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए। इसके बाद मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं बात बोलना नहीं चाहता, मैं देख रहा था मतलब कितना आप लोगों को कितना चीजें प्रोवाइड करा दी जाए, आप लोग को हमेशा ऐसा लगेगा सर तो कम ही कर रहे हैं, सर तो कम ही कर रहे हैं। बजाय कि आप इस पे फोकस करें, है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग ले, अपने हाथ से लिखेंगे ना, अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपका दिमाग चलता रहेगा, एक्टिव रहोगे। नोट्स देखोगे, एक तरफ नोट्स खुला और पता चला उठे लेक्चर खत्म, है ना। मैं आपसे बता रहा हूं, अपनी पर्सनल कहानी बता रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि मैं झूठ क्यों नहीं बोलता हूं, है ना। मैं एक बड़ी फेमस कोचिंग का, बहुत फेमस कोचिंग है, हिंदी लिटरेचर की क्लासेस मिल जाती हैं, है ना, कुछ कुछ मिल गई थी मुझे भी। तो मैं देख रहा था, तो शुरू में तो मुझे बड़ा मजा आया, 10-12 लेक्चर मैंने एकदम भाई जोशो खरोश में 4-5 दिन देखा। फिर मुझे क्या हुआ, नोट्स मिल गए। शुरू में मैं नोट्स बना रहा था, खुद से लिख रहा था। फिर मैंने नोट्स ले आया मार्केट से, मुझे पता चला, कुछ ज्ञानी लोगों ने मुझे बताया, समझाया कि भैया नोट्स मिल जाते हैं मार्केट में, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, चलो नोट्स ले आते हैं, तब तो क्या बात है, आईपैड में लगा लूंगा, मस्त आईपैड है, सामने लेक्चर लगा दूंगा, बगल में नोट्स खोल लूंगा, अंडरलाइन तो करना है। ले आया क्या कहते हैं, बुक खरीद के, ठीक है। उसके बाद लेक्चर सुनने बैठा। हर बार यही होता था, मतलब सही बता रहा हूं मैं, हर बार यही होता था। लेक्चर शुरू किया, 15 मिनट बैठा, जब तक वो कुछ वर्ड्स का डिस्कशन किए कि इस शब्द का ये मतलब होता है, इस शब्द का ये मतलब, कुछ डिस्कशन किए, तब तक तो सुना, कुछ कहानी सुनाए तब तक सुना। जो पढ़ाना शुरू किए, उठते ही पता चला नींद खुली, लेक्चर तो खत्म, गजब लेक्चर हो गया, है ना। फिर पता चला भैया मेरे बस का नहीं है लेक्चर करना, तो नोट्स पढ़ो, ठीक है। तो समझिए आप बात को, है ना, अब बात को समझिए। हम लोग इधर इधर उधर की बकवास भी ज्यादा नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा बीच में आपको रिलैक्स होने का टाइम देते हैं कि आप पानी पी लीजिए, है ना, कुछ स्नैक्स खा लीजिए। बेसिकली यही, आप घर बैठे काम कर रहे हो, वहां पे भी आपको सब सर वो अंडरलाइन वाली नोट्स दे देना सर, है ना। अरे भाई गजब है, मतलब है मेरे पास नोट्स रखा हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे देता नोट्स, लेकिन मुझे पता है कि आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। ले लो भाई, 1000 नोट्स मिल जाते हैं मार्केट पे, मैं इस वजह से नहीं देता हूं। आप लोग लेकिन नहीं समझते, आप लोग फीलिंग नहीं समझते, आप सोचते हो कि देते नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब क्या दिक्कत है सर को। मेरी बात समझिए, जो मेहनत करता है ना उसी का सिलेक्शन होता है, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा। और आप लोग मेहनत करने से भाग रहे हो, इसका मतलब है, जो आप मांगते हो ना कि सर नोट्स भेज दीजिए, सर नोट्स अपलोड कर दीजिए, सर पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, भाई क्या है मतलब। एक ही चीज है, ये वाली पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, ये मैं कह रहा हूं, जब आपसे बार बार बोल रहा हूं भैया ये नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने शॉर्ट नोट्स में आपको ऐड होना चाहिए, है ना। पीडीएफ दोबारा खोल के कभी नहीं देखोगे, भेज दूंगा एक बार। ये मैं चिल्ला चिल्ला के कर रहा हूं, भैया ये डाटा नोट करना है, तो आप कह रहे हो सर वो नोट दे दीजिए, सर आप नोट करके दे देना सर, है ना। मतलब एक एक मैम है, उन्होंने कहा कि मैं बढ़िया बढ़िया सर नोट्स बना के अपलोड कर दूंगी ग्रुप पे। उन्होंने नोट्स बनाए इंग्लिश मीडियम के लिए, हमने कहा ठीक है बहुत बढ़िया मैम, धन्यवाद, है ना। इंग्लिश मीडियम के नोट्स बनाए, तो एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे के कंप्लेन क्या आ रही है, सर वो चिड़िया की टांग की तरह लिख के सर नोट्स अपलोड हो जा रहा है। मैंने कहा यार एक तो सामने से हो रहा है हेल्प, है ना, हम लोगों ने वादा भी नहीं किया था कि हैंड रिटेन नोट्स देंगे। जो मैं क्लास में यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने बार बार बोला था आप लोग से, पहली क्लास में ही बोला था कि जो मैं बोलूंगा उसको जॉट डाउन करना है। उसको क्या करना है आपको, जैसे मैंने बोला, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर तुरंत ऐसे आप लोग का नोट तुरंत चल जाना चाहिए। समुद्री संसाधन, ऐसे तुरंत नोट, समुद्री संसाधन एक, देखिए मैं लिख के यहाँ पे दिखा रहा हूं भाई, क्या करना चाहिए, 380 मिलियन टन ऑफ क्या है,
ठीक है, 380 मिलियन टन क्या है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, पीएमएन, पीएमएन तुरंत 380 मिलियन टन ये है, जिसमें 92 मीट्रिक टन क्या है, मैंगनीज है तुरंत, 4 से 7 मीट्रिक टन निकिल है तुरंत, यहीं पर नोट कर लेना चाहिए, तुरंत टेबल बना के यहीं पर नोट कर लेना चाहिए। लेकिन अच्छा, जो हेल्प कर रहा है उसको भी आप लोग कह रहे हो कि सर वो चिड़िया की टांग की तरह लिख रहे हैं, भाई क्या मतलब है यार, है ना, पढ़ाई कर रहे हो कि यार हंसी मजाक चल रहा है जिंदगी में। तो ये बात थोड़ा सा समझिए यार, आपकी सीरियसनेस दिखाती है कि आप आईएएस बनने योग्य है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है इस बात को, ठीक है। इसीलिए आपका 10 मिनट मैंने समय बर्बाद किया, मेरा कुछ नहीं जाता है भाई, मुझे कुछ नहीं करना, मैं लिटरली आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। आप लोग को लगता होगा सर मतलब क्या है, मतलब क्यों नहीं दे, देखो मुझे क्या करना है, ऐसे ये खींचा, स्क्रीनशॉट आ गया, देखो स्क्रीनशॉट आ गया, सीधे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर देना है डन, सेव टू फोटोज, कुछ नहीं करना है। देखो मेरे लिए कितना इजी है, मैं 1 मिनट में चाहता आपको नोट दे देता, मैं जानबूझ के नहीं देता हूँ यार, आप मेहनत नहीं करोगे। फिर मुझे क्या करना है, हो गया, लो भाई नोट्स आ गए, बन गया मेरा नोट्स, ठीक है, यही सेंड कर दूंगा आपको पीडीएफ। इससे आपका कुछ नहीं फायदा होगा, इससे आपका भयानक नुकसान होगा, और आप समझ नहीं पाओगे कभी जिंदगी में कि आपको पढ़ना क्या था, कभी नहीं पढ़ पाओगे। लेक्चर करो शांति से, मन लगा के लेक्चर वा, जो एक बार ध्रुव बैच में मेहनत से 500 क्वेश्चन के 500 क्वेश्चन कर ले जाएगा, ठीक है, एक बार हिम्मत दिखाएगा, क्योंकि हिम्मत चाहिए। यहाँ पे क्लास में लोग बकैती नहीं कर रहे हैं, 1 महीने के क्लास में एकदम टाइम पे, आप देखो यार 1 महीने 1.5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, पूरा जीएस 1 2 3 4 कंप्लीट हो रहा है आपका, है ना। और उसमें भी आपको आराम चाहिए तो आप योग्य नहीं है सिलेक्शन के, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, इतने में भी आप नहीं एफर्ट करना चाह रहे हैं तो आप योग्य नहीं है भाई, छोड़ दो तैयारी, सिंपल सी बात है। अब मैं यही बोलूंगा, ठीक है, तो नोट्स मत मांगिए, खुद से बनाइए, एक लाइन है नोट करिए शांति से, नहीं तो इतना एफर्ट करके फिर हम लोग भी नहीं आएंगे, फिर हम लोग भी कहेंगे भैया नोट्स पे चाहिए, तो लो भाई नोट्स बना के दे देते हैं, लो पढ़ लो, है ना। अच्छे बच्चों का नुकसान होगा इससे, आप लोग की छोटी मोटी हरकतों के कारण। तो इंडियन ओशियन जो रीजन है दोस्तों, इंडियन ओशियन रीजन में एक आपको फैक्ट याद रखना है, फैक्ट याद रखना है, एक होती है इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी, जो जो क्या करती है, जो समुद्र के रिसोर्सेस होते हैं, समुद्र के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनके खनन की अनुमति प्रदान करती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था, ऐसे समझ लो, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी, जो बना था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, अनक्लोज, अनक्लोज का आपने नाम सुना था, इसके अंतर्गत ये बना गया था, अनक्लोज के अंतर्गत इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बनाई गई, जिसका काम है मिनरल रिसोर्स के माइनिंग समुद्र में अनुमति देना। तो भारत सरकार को 1987 में ही, ठीक है, भारत सरकार को 1987 में ही सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन, सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में नोड्यूल, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के एक्सप्लोरेशन के अनुमति मिल गई, भारत सरकार को अनुमति मिल गई। और भारत सरकार लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, ठीक है, अभी कर रहा है काम, लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लगभग अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। इस पे अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि पेपर आईआर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो वहां पे हम लोग को डिस्कशन करने लायक नहीं, ठीक है। तो अच्छा, मैं ये बात मान के चला हूं कि आपको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में पता होगा, ठीक है। अब हर बेसिक हम लोग डिस्कशन करने लगेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको समझाता हूं। बेसिकली क्या है ये इंट्रोडक्शन, अगर मान लो पूछ ही दिए कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स से आप क्या समझते हैं, भारत में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल संसाधनों पर टिप्पणी करें, या इंडियन ओशियन रीजन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल संसाधनों पर टिप्पणी करें, तो क्या लिखेंगे, ये आलू के आकार के, है ना, आलू के आकार के भूरे कलर के क्या होते हैं, धातुओं के सोर्स होते हैं, ठीक है, धातु के स्रोत होते हैं, जिससे मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। यह समुद्र में विभिन्न धातुओं के, है ना, जो मैग्मा निकलता है, जैसे होता क्या है, ऐसे देखो क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप बनता है, देखो होता है ना, ये ऐसे, मतलब थोड़ा सा बता ही दे रहा हूं यार, है ना, मुझे भी लगता है कि बता ही देना चाहिए। तो होता ये कि जैसे ये आपका समंदर है, यहाँ पे नीचे से मैग्मा ऊपर ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे छेद बन गया नीचे से, और मैग्मा ऊपर आ रहा है, तो मैग्मा के ऊपर ठंडा पानी है और लवण भी है, साल्ट भी है, तो ये साल्ट से रिएक्शन कर रहा है, जो मैग्मा साल्ट से रिएक्शन कर रहा है, मतलब साल्ट वाटर से रिएक्शन कर रहा है, और छोटे छोटे स्फेरिकल नोड्यूल्स में इकट्ठा हो रहा है, छोटे छोटे स्फेरिकल नोड्यूल्स में इकट्ठा हो रहा है। तो इंडियन ओशियन में ये नोड्यूल्स अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। इन नोड्यूल्स में बेसिकली कोबाल्ट, निकिल, जिंक, है ना, आयरन जैसे पॉलीमेटेलिक मतलब बहुत सारे मेटल के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, बहुत सारे मेटल के सोर्स होते हैं। और देखोगे ये मेटल बहुत ही महंगे होते हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स औद्योगिकरण के एक बेसिस के रूप में अब देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉलीमेटेलिक, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इंडियन ओशियन बेसिन में
जो इंडियन ओशियन है वहां पे जो भारत का जो जो रीजन है वहां पे क्या एस्टिमेट है, तो यही बात आपको लिखनी है इसी क्वेश्चन में कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके उपलब्धता पर टिप्पणी करें। तो यही आंसर में यही सब फैक्ट बजाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सरसाइज द पॉलीमेटालिक रिसोर्स पोटेंशियल इन इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन में कितना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल कितना है 380 मिलियन टन। पहली बात तो यह है, जिसमें 4.7 मिलियन टन निकिल है, 4.29 मिलियन टन कॉपर है, 0.55 मिलियन टन कोबाल्ट है और लगभग 93 मिलियन टन ऑफ मैंगनीज है। तो ये फैक्ट आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट आपको दिमाग में रखना चाहिए, है ना। और ये कैसे इसकी माइनिंग हो रही है, तो ये डायग्राम बनाया हुआ है कि यहाँ से एक पाइप जाती है, पाइप पता नहीं क्या क्या करती है। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा कि कैसे माइनिंग होता है, थोड़ा ना पूछेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बेसिकली वही पूछेगा। तो ये फैक्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब एक नीति आयोग की भी रिपोर्ट है बगल में, है ना। अब देखो नीति आयोग की रिपोर्ट है। अच्छा, मान लो आपसे भारत के समुद्री संसाधनों पर टिप्पणी करने को पूछे। ठीक है, भारत के समुद्री संसाधनों पर टिप्पणी करने को पूछे, एक आपके पास सोर्स है घटना चक्र। आप लोग खुद इसका आंसर देना, मैं नहीं दूंगा, आपकी जो मर्जी आपको लिखना, मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना कि ये लिख सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है, दोनों चीज आपके पास ऑप्शन है ना। अब एग्जामिनर आपको किस चीज पे ज्यादा नंबर देगा, मेरे हिसाब से जो मैं बताऊंगा उस पर ज्यादा देगा, लेकिन फिर भी अंततः निर्णय आपका होना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट और हम लोग डिस्कशन इस टॉपिक पे कर लेंगे, ताकि हम लोग समुद्री संसाधन, बस कल आके मैं केवल क्वेश्चन बता जाऊंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमें ग्रामीण बस्तियां पढ़नी है। मृदा हो गया, मृदा में बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन ही कराना है मृदा में केवल, वो भी मृदा पॉल्यूशन। ठीक है, फिर हमारा मृदा पॉल्यूशन केवल यही इसमें डिस्कशन भी करना है। वन वन का भी एक क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली संसाधन ही है ना, पारिस्थितिकी, जैव भूगोल खत्म हो जाएगा। इन्वायरमेंटल प्लानिंग, इसमें एक ही क्वेश्चन है, वो इकट्ठे कर देंगे हम लोग। इन्वायरमेंटल प्लानिंग, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इसमें बहुत समय नहीं लगाएंगे। सामाजिक वानिकी करेंगे इसको, ये जीएस पेपर 3 में भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, बेसिकली मैं देख लूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, ताकि आप लोग का काम होते रहे। ठीक है ना। अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिकरण करने बैठ जाएंगे तो बात लग जाएगी अपनी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, एक आपका सोर्स है घटना चक्र, जो कह रहा है एक बार आपका सोर्स है घटना चक्र, जो आपसे कह रहा है कि समुद्री संसाधन अगर बोल रहा है समुद्री संसाधन। ठीक है, तो समुद्री संसाधन का मतलब आप लिखो जैव, देखो पहले ही बता रहा हूं, समुद्री संसाधनों पर टिप्पणी करें या प्रमुख समुद्री संसाधनों पर टिप्पणी करें, तो आप पास क्या है, एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। ठीक, अजैव संसाधन में खनिज और ऊर्जा, ये हो गया। और यहां पर हो गया आपका जैव में प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथोस। ठीक है, बेंथोस बता दे रहा हूं तीनों के बारे में। बेंथोस, प्लैंकटन मतलब जो खुद नहीं तैर सकते हैं, मतलब पानी जहां जहां पानी बह रहा है, जैसे जैसे पानी बह रहा है, वो प्रवाल, जैसे प्रवाल क्या कहते हैं, खुद उनको धारा के विपरीत नहीं तैर सकते। मान लो समुद्र की धारा सीधे सीधे चल रही है, तो वो इसके उल्टा नहीं तैर सकते, हाँ धारा के साथ साथ बह सकते हैं। तो प्लैंकटन जो ऊपर रहते हैं पानी के। नेक्टर, नेक्टन्स क्या होते हैं, जो तैर सकते हैं उल्टा, जैसे मछलियां, है ना, वो तैर सकती हैं उल्टा। और बेंथोस जो तली पे होते हैं, समुद्र के तली पर होते हैं, वो जीव जंतु। हाँ, तो यहाँ पर मछलियां हो गई, यहाँ पे प्लैंकटन्स हो गए, जूजेंथिलाई हो गए, और यहाँ पे बेसिकली वही ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो स्टारफिश, ये सब हो गए। तो ये जैव संसाधन हो गए। अजैव संसाधन में एक हो जाएगा खनिज संसाधन, एक हो जाएगा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज संसाधन में अभी हम लोगों ने देखा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, सबसे बेसिक पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, है ना। ऊर्जा संसाधन में बहुत सारा हो जाता है, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, एक ओटेक हो गया। एक आपका हो गया ज्वारीय ऊर्जा, जैसे अभी ओटेक का मेरा कहने का मतलब है, ओटेक बेसिकली क्या है, ओशियन में देखोगे नीचे से ऊपर तापीय अंतर होता है। जैसे ऊपर की लेयर का अगर तापमान देखोगे उष्ण कटिबंधों में, तो हाई टेम्परेचर होता है, नीचे जाते जाओगे तो टेम्परेचर कम होता रहेगा। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस क्या करता है, आपको ऊर्जा कैच करने का उपाय देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओटेक एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो एक आपका ओटेक, ओटेक हो गया। दूसरा हो गया ज्वारीय ऊर्जा, कि ज्वार आया, पानी इकट्ठा कर लिया, और जब ज्वार वापस गया तो पनिया बहुत तेजी से भेजे और टरबाइन पे गिरा है पानी, तो जैसे बांधों से गिरता है वैसे ही ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है,
फिर हो गई आपकी लहरों की ऊर्जा। लहरों की ऊर्जा, तो लहरों की ऊर्जा क्या है, बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब्स रख दिया और लहर वाइब्रेट हो रहे हैं तो वो एनर्जी जनरेट हो रही है, तो लहरों की ऊर्जा है ना। और ये किस में ऊर्जा, ये ऊर्जा में आके आपके आ गए गैर पारंपरिक स्रोत, मतलब नॉन ट्रेडिशनल सोर्स। तो ऊर्जा में भी जब ऊर्जा संसाधन है तो पहला हेडिंग डाल देना गैर पारंपरिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, तो ये 3-4 डाल देना। और पारंपरिक, पारंपरिक स्रोत में क्या डाल दोगे, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में वही बॉम्बे आएगा पेट्रोलियम, ठीक है, बॉम्बे आएगा पेट्रोलियम, केजी बेसिन का पेट्रोलियम, वो भी तो आप समुद्र में से है तो वो भी तो समुद्री ऊर्जा हो गई, तो पेट्रोलियम रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऊर्जा और खनिज, है ना, ये आपका खनिज और ऊर्जा हो गया। मेरे हिसाब से और नीति आयोग के भी हिसाब से यहां पर एक और संसाधन ऐड करने चाहिए जो कि रिक्रिएशनल या इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में होते हैं, रिक्रिएशनल, जैसे टूरिज्म, जैसे, है ना, टूरिज्म आपका हो गया, लोकेशन, है ना, जैसे समुद्र में पोर्ट है, पोर्ट में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, टूरिज्म है, तो ये भी मेरे हिसाब से एक रिक्रिएशनल रिसोर्स में आने चाहिए। मेरे हिसाब से एक पॉइंट आपका और ऐड होना चाहिए। नीति आयोग भी यही बात कह रहा है, जब नीति आयोग की आप ब्लू इकोनॉमी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो एन इनसाइट इनटू सागर एज द लास्ट ग्रोथ फ्रंटियर, यहां पे आप देखेंगे तो इकोनॉमिक एंड ट्रेड पोटेंशियल की अगर ये बात करता है, सॉरी यहां पर शो नहीं हो रहा था, मैं इकोनॉमिक एंड ट्रेड पोटेंशियल यहाँ पे देखेंगे, जो यही जो हमारे पास अभी आया था, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंडियन ओशन रीजन अबंडेंट विथ रिसोर्सेज पार्टिकुलरली इन द सेक्टर ऑफ फिशरीज, एक्वाकल्चर, ओशियन एनर्जी, सी बेड माइनिंग एंड मिनरल्स, तो ये हम लोग सब देख लिया था, एंड प्रोवाइड ट्रेमेंडियस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू डेवलप मरीन टूरिज्म एंड शिपिंग एक्टिविटीज। तो मेरे हिसाब से ये भी आपका एक रिसोर्स इंपॉर्टेंट होता है जिसको लिख देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक है। मे भी इसी के चक्कर में आपको एक नंबर मिल जाए। एक जो और आपको ऐड करनी है जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो इंडियन ओशियन रिसोर्सेज में, क्योंकि भारत के समुद्री संसाधन में है, तो ये भी फैक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, यूएन फाओ कहता है कि जब विश्व के अन्य जो समुद्र हैं, विश्व के अन्य जो समुद्र हैं वो अपनी मत्स्य उत्पादन के लिमिट पे पहुंच रहे हैं, अपनी सीमा पर पहुंच रहे हैं, तो ठीक है, केवल इंडियन ओशियन ऐसा है जहां पर हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो केवल इंडियन ओशियन में हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं मत्स्य उत्पादन का, बाकी सब अब मैक्सिमम प्रोडक्शन पे पहुंच चुके हैं। तो ये फाओ की रिपोर्ट ये कहती है, ठीक है। फिर अगला बताया पॉलीमेटेलिक नड्यूल पे, जो हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन सीधा इस पे आता है, ठीक है, सीधा इस पे आता है और ये क्वेश्चन मिल गया तो सभी लोग 500-500 रुपए एक्स्ट्रा फंडिंग कर देना यूपीएससी हिंदी को, अगर डायरेक्ट इस पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल गया तो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज घटना चक्र वक्तव्य चक्र में नहीं दी थी, ठीक है। तो खैर हम लोग का काम है भी भाई, ऐसा पैसा वैसा कोई नहीं मांग रहा है, ठीक है, हंसी मजाक अलग है ना, बुरा मत मान लेना। कोई कई लोग कहेंगे सर बहुत लालची हो गए आप, मुझे पता भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, आप भी एकदम मजाक ही लेना इसको, है ना, ये एकदम सीरियसली सही हम लगे 500 भेजने, ये सब नहीं, भगवान करे आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग अपने आप में हिट हो जाएंगे। तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर पॉलीमेटालिक मैसिव सल्फाइड्स, है ना, तो दो चीज है, तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं और पॉलीमेटालिक मैसिव सल्फाइड्स हैं, तो पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स होती हैं, दो चीज बेसिकली मिलते हैं, आर द टू मिनरल्स रिसोर्स ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट टू डेवलपर्स इन द इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में दो इंपॉर्टेंट और रिसोर्सेस हैं, पॉलीमेटालिक सल्फाइड और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, टिपिकली फाउंड एट 4 to 5 pm इन वाटर डेप्थ, तो गहराई पर नितल, समुद्री नितल पर पाए जाते हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आर गोल्फ टू टेनिस बॉल साइज नोड्यूल्स, बेसिकली आलू के, लिख दीजिए आलू के आकार के, आलू छोटा भी और बड़ा भी होता है आलू, तो गोल्फ टू टेनिस बॉल के बराबर लिख दीजिए, आलू के आकार के, है ना, इसीलिए मैंने कहा था। containing nickel, cobalt, iron and manganese that forms over million of year on the sediment of sea floor। तो जो सी फ्लोर के सेडिमेंट होते हैं, जो निकलने वाली जो मैग्मा लावा होता है, उससे ये बनता है करोड़ों साल में, ठीक है। इंडिया रिसीव्ड एक्सक्लूसिव राइट फॉर द एक्सप्लोरेशन पॉलीमेटल नोड्यूल्स इन 1987 इन सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। भारत ने 2 माइन साइट्स यहाँ पर, ठीक है, स्टार्ट की है, तो ये मैंने आपको पहले ही डिस्कशन कर दिया था, ठीक है। और ब्लू इकोनॉमी पे एक फैक्ट और आप चाहो तो दिमाग में रख सकते हो, विजन टू बिकम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ब्लू इकोनॉमी बहुत ग्रोथ कैटलिस्ट यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका नीति आयोग की रिपोर्ट भी बात कर रही है, तो मेरे हिसाब से आपको टूरिज्म और वो भी लिख देना चाहिए, ठीक है। अगला हम लोग जब देखो, तो अब रुको एक क्वेश्चन देख लेते पहले, तो समुद्री संसाधन से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन करके ही चलते हैं, ठीक है, ताकि अगले बार हम लोग को इतना समय नहीं लगेगा। तो समुद्री संसाधन से क्या तात्पर्य है, आरेख चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो समुद्री संसाधन मतलब वो समुद्र में छिपे हुए वो खजाने
जो मानव विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, आरेख चित्र बना देंगे जो अभी बनाया था, ठीक है। तो भाई ऊर्जा, सॉरी जैविक अजैविक, और जैविक में बता देंगे डेंथस नेक्टस, ये सब अजैविक, और एग्जाम्पल देते जाएंगे, आरेख चित्र में एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। और ऊर्जा और खनिज संसाधन, खनिज संसाधन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक सल्फाइड, ये बता देंगे, है ना। उधर वो आप मतलब वही चीज आपके यहाँ पर बता देंगे, आरेख चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे। कंक्लूजन लिख देंगे क्या, कि भारत द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, समुद्री संसाधनों के सतत विकास के लिए, या फिर सतत विकास लक्ष्य 14 की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा भी डीप ओशियन मिशन लॉन्च किया गया, समथिंग ऐसा कुछ कंक्लूजन आप दे देंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन मेरे से कंप्लीट होता है। अगला हम लोग देखते हैं जो टॉपिक है, बेसिकली जो समुद्री प्रदूषण है, शोषण। ये मेरे हिसाब से अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि 2020 में आ चुका है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।